हेलो दोस्तों, आपका बहुत-बहुत स्वागत है इनोशन में। इनोशन आपका बहुत-बहुत स्वागत करता है और आज हम दो आपके साथ शुरू करने जा रहे हैं अध्याय 2, ठीक है? तो अध्याय 2 भारतीय संविधान में अधिकार। आज आपके अधिकारों के बारे में आपको बताएँगे। तो दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है? बहुत ही ज़्यादा रोचक होने वाली है ये वीडियो आपके लिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो फटाफट से शेयर कर दीजिए। क्योंकि आपके साथ-साथ आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखेंगे तो आप लोगों को अगर आपको कोई भी चीज़ है एक-दूसरे से पूछनी है, एक-दूसरे को बतानी है तो उसमें आपको मदद मिलेगी, ठीक है? और आपको क्या करना है, आपको नोट्स बनाते हुए साथ में चलना है क्योंकि हम इसमें ना सिर्फ़ आपको आपका पूरा का पूरा अध्याय खत्म करवाते हैं, महत्वपूर्ण अध्याय से महत्वपूर्ण जितने भी बिंदु हैं वो सारे लिखवाते हैं और आपको हम इसमें ये भी बताते हैं कि किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, उसका उत्तर कैसे लिखना है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सारी चीज़ें इसमें आपको बताएँगे और उसके साथ-साथ आपको पूरी की पूरी प्रैक्टिस करवाएँगे, तो आपको बिल्कुल क्लासरूम वाला फ़ील आएगा और आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है? तो शुरू करते बिना देरी करे आपके अधिकारों की पढ़ाई शुरू करने वाले हैं। तो अधिकार, ठीक है? बहुत बार सुना होगा ना, ये मेरा अधिकार है, ये मेरी बुक है, ये मेरा है, ये मेरी है, ये मेरा है। तो क्या होता है ये पोजीशन क्या बता रहे हो आप उसको अपना अधिकार बता रहे हो तो आपको भारतीय संविधान कौन कौन से अधिकार देता है। बहुत सारे बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा अभी कि उनको भारतीय संविधान कोई अधिकार देता है। अरे अरे आपसे नहीं कह रही हूँ, आपको पता है, मुझे पता है, आपको पता है। तो आपको ये पता है ऑलरेडी कि संविधान आपको अधिकार देता है, लेकिन आज इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे, ठीक है? संविधान आपको अधिकार तो देता ही देता है, पर कैसे देता है, किस अनुच्छेद के अंदर दे रहा है, क्या दायरा है आपका, कितना किस हद तक आपकी शक्ति और आपको अधिकार मिला है और किस क्या दायरा है उसका, ठीक है? ये सारी चीज समझना है। साथ ही साथ क्या और भी चीजें हैं जो संविधान से रिलेटेड, हमारे अधिकारों से रिलेटेड है, वो हमें समझने की जरूरत है। ये सारी चीजें हम इसमें समझेंगे। तो बिना देरी करे शुरू करते हैं। अधिकार। अधिकार सामाजिक जीवन की वे परिस्थितियां हैं जिनके बिना कोई भी मनुष्य अपना विकास नहीं कर सकता। क्या है? वे परिस्थितियां हैं हमारे सामाजिक जीवन की जिनके बिना मनुष्य अपना विकास विकास नहीं कर सकता। यानी कि विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए हमें अधिकारों की आवश्यकता होती है, सिंपल। लेकिन अधिकार वे हक हैं जो एक आम आदमी को जीवन जीने के लिए चाहिए, जिसकी वो मांग करता है। कानून द्वारा प्रदत्त सुविधाएं अधिकारों की रक्षा करती हैं। तो अब आपको पता चल चुका कि अधिकार आपके हक हैं, अधिकार वे परिस्थितियां हैं जिसमें आप अपना विकास करते हैं, जिसकी आप मांग करते हैं ताकि आप अपने जीवन को भली भांति जी सकें। तो अब आपको पता चल गया अधिकार क्या होता है। अब आपको अधिकारों की घोषणा पत्र के बारे में जानना है और ये पॉइंट्स आपको लिख लेना है, फटाफट लिख लीजिए, ठीक है? अब अधिकारी को घोषणा पत्र। अधिकार अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के अधिकारों को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया जाता है। ऐसी सूची को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, सिंपल। घोषणा पत्र अधिकारों को किसे कहते हैं कि जहां पे संविधान के अंदर जहां पर आपके अधिकारों को सूचीबद्ध कर दिया गया है, उसी को अधिकारों का घोषणा पत्र कहते हैं, जिसकी मांग 1928 में नेहरू जी ने उठाई थी, ठीक है? उसके बाद है हमें मौलिक अधिकारों की आवश्यकता क्यों है। अब आप क्वेश्चन पूछेंगे, क्या जरूरत है, संविधान ने हमें ये जो अधिकार दे रखे हैं, क्या सच में हम इसका उपयोग कर भी पाते हैं, क्या जरूरत है हमें इसकी? तो आप आज पढ़ रहे हैं, ये आपका शिक्षा का अधिकार है। आप कहीं भी अपनी मर्जी से आ जा सकते हैं, ये आपका स्वतंत्रता का अधिकार है। आप किसी भी धर्म को अपनाते हैं, उसकी उपासना करते हैं, ये आपका धार्मिक अधिकार है, ठीक है? अभी हम आपके सभी साथ के साथ फंडामेंटल यानी कि मूलभूत अधिकारों की पढ़ाई करेंगे। आप बोलेंगे अरे हमने तो 6 ही सुने। आपको मैं बता दूं कि 7वां नया अधिकार जो है, राइट टू प्राइवेसी, यानी कि प्राइवेसी का अधिकार जो है वो भी आपका जोड़ दिया गया है, ठीक है? यानी कि आपकी अपनी मर्जी से आप कोई सूचना आप अपना रखना चाहते हैं, उसको आप लोगों को, दूसरे लोगों को नहीं बताना चाहते, ये भी आपका एक मौलिक अधिकार है, ठीक है? तो इसको भी जोड़ दिया गया है। ये सारी चीजें अभी हम देखेंगे। तो हम क्या बोल रहे थे, घोषणा पत्र आपको समझ, अब मौलिक अधिकारों की क्यों आवश्यकता है ये आपको समझना है। तो अगला बिंदु आपको जो लिखना है वो है मौलिक अधिकारों की आवश्यकता। तो मौलिक अधिकार व्यक्ति के मूल विकास, सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। यानी कि आपका हर हर एंगल से, हर एक तरीके से आपका विकास हो सके, यानी कि आप पढ़ भी सके, आप अपनी मर्जी से कोई भी किसी भी जगह आ जा सके,
ठीक है, आप कोई भी व्यापार कर सके, आप कोई भी व्यवसाय कर सके, ठीक है, आप अपनी मर्जी से किसी भी चीज को चुन सकें। ठीक है, तो ये सारे अधिकारों के लिए, ये इसीलिए आपको मौलिक अधिकारों की आवश्यकता होती है। समाज में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, आर्थिक सामाजिक विकास लाने में सहयोग करते हैं ये अधिकार आपके। ठीक है, तो इसलिए अधिकारों की आवश्यकता होती है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है, यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्या है ये समझना है आपको, अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है। तो 2000 में सन 2000 में राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठन हुआ। संसद सदस्य एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, सदस्य कौन होता है ये आपको देखना है, एक भूतपूर्व सर्वोच्च न्यायालय का वो मुख्य न्यायाधीश रहा हो, एक भूतपूर्व उच्च न्यायालय का भी मुख्य न्यायाधीश रहा हो, तथा मानवाधिकारों के संबंध में वो ज्ञान रखता हो या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले 2 सदस्य होते हैं। कार्य क्या क्या होते हैं उनके, कि शिकायतें सुनना, जांच करना तथा पीड़ितों को राहत पहुंचाना। ये होता है हमारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, उसके सदस्य कौन होते हैं, क्या शर्तें हैं कि वो सदस्य बन सकते हैं, और कार्य क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने इसमें देखी। अब है भारतीय संविधान के मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान आपको कौन कौन से मौलिक अधिकार देता है। ठीक है, तो भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं वो कौन से हैं। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान क्रांतिकारियों, स्वतंत्रता न्यायिकों द्वारा नागरिक अधिकारों की मांग समय समय पर उठती जाती रही। 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति ने अधिकारों के घोषणा पत्र की मांग उठाई। फिर स्वतंत्रता के बाद इन अधिकारों में से अधिकांश को संविधान में सूचीबद्ध कर दिया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि संपत्ति का अधिकार 44वें संशोधन से पहले एक मौलिक अधिकार था, और 44वें संशोधन के बाद इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अब ये एक हमारा नॉर्मल अधिकार है, साधारण अधिकार है। आज आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हो, को बेच सकते हैं, वो एक आपका मौलिक अधिकार ना होकर एक आपका साधारण अधिकार है। ठीक है, मौलिक अधिकार जो होते हैं वो बिल्कुल भिन्न होते हैं। और क्या अंतर है साधारण सामान्य अधिकारों में, मौलिक अधिकारों में, ये जस्ट हम अगले पॉइंट में देखते हैं। वे अधिकार, सामान्य अधिकार कौन से होंगे, वे अधिकार जो साधारण कानूनों की सहायता से लागू किए जाते हैं तथा इन अधिकारों में संसद कानून बनाकर के परिवर्तन कर सकती है। तो ये हमारे सामान्य अधिकार होते हैं, यानी इनको लागू करने के लिए सामान्य कानूनों की जरूरत होती है और इनको चेंज किया जा सकता है, इनको बदला जा सकता है संसद के द्वारा। ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं। लेकिन मौलिक अधिकार क्या होंगे, वो ध्यान देने वाली बात है। वे अधिकार जो संविधान के में सूचीबद्ध किए गए हैं तथा जिनको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, इनकी गारंटी एवं सुरक्षा स्वयं संविधान करता है। यानी संविधान उन अधिकारों को बदल नहीं सकता, किसी भी शर्त में संविधान आपके मौलिक अधिकारों को बदल नहीं सकता, ये आपको याद रखना है। इन अधिकारों में परिवर्तन करने के लिए संविधान में संशोधन करना पड़ता है। ठीक है, मतलब अगर वो परिवर्तन करना चाहते हैं तो उनको संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, सरकार का कोई भी अंग मौलिक अधिकारों के विरुद्ध कोई कार्य नहीं कर सकता, और अगर आपके मौलिक अधिकारों को भंग किया जाता है तो आप इसके लिए न्यायालय में भी अपील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके मौलिक अधिकार होते हैं। तो ये अंतर था सामान्य अधिकार और मौलिक अधिकारों में। साथ ही साथ सामान्य अधिकार क्या होता है और मौलिक अधिकार क्या होते हैं ये आप समझ चुके हैं। अब उसके बाद है भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकार निम्न प्रकार से हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 7वां जो मौलिक अधिकार है, यानी कि प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी, ठीक है, वो अधिकार भी आपका एक फंडामेंटल राइट है। राइट टू प्राइवेसी यानी कि निजी जानकारी का अधिकार, वो भी आपका एक मौलिक अधिकार है, और जो कि आपकी राइट, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार का ही एक अभिन्न अंग है। ठीक है, तो जो 6 मौलिक अधिकार आपको दिए गए हैं वो है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, और संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो देखिए कौन कौन से अनुच्छेद हैं वो आपको ध्यान देने हैं। समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक,
ये सारा आपको समानता का अधिकार देता है। इसमें अलग अलग समानताएं दी गई हैं जिसकी डिटेल स्टडी अभी हम करेंगे, आप इसको बारीकी से देखेंगे। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है वो 23 से लेके 24 अनुच्छेद तक दिया गया है। उसके बाद धार्मिक स्वतंत्रता 25 से 28, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार 29 से लेके 30 तक, और संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है आपको अनुच्छेद 32 में मिला है। तो समानता का अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद है? अनुच्छेद 14 आर्टिकल 14 जो है वो क्या गारंटी देता है? गारंटी कानूनी समानता और समान कानूनी सुरक्षा प्राप्त करने के बिना भेदभाव के, यानी कि कानून के सामने धर्म, जाति आदि के स्थान पर कोई भेदभाव नहीं है। ठीक है, तो कानूनी गारंटी है आपको समानता का। दूसरा आर्टिकल 15 अनुच्छेद 15, सरकार समान धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर कोई भी भेदभाव मुक्त समाज की स्थापना करेगी। ये आपका आर्टिकल 15 है। ठीक है, आर्टिकल 16 यानी अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि सार्वजनिक नियुक्ति में अवसर समानता, यानी कि आप सभी किसी भी सार्वजनिक नियुक्ति यानी किसी भी काम को करने के लिए आप पूरी तरह से समान है, आजाद है। 19 आर्टिकल 17 क्या कहता है? अनुच्छेद 17, समाज में छुआछूत की समाप्ति होगी, है ना, राइट टू अनटचेबिलिटी, तो छुआछूत की समाप्ति। उसके बाद आर्टिकल 18 क्या कहता है? अनुच्छेद 18, सैनिक एवं शैक्षणिक उपाधियों के अलावा उपाधियों पर रोक, यानी कि आपको या तो सैनिक उपाधि मिल सकती है या शिक्षा से रिलेटेड कोई उपाधि मिल सकती है, अदरवाइज आपको कोई भी जो भी उपाधि मिली हुई है, जितने भी टाइटल्स मिले होते हैं, उन सबको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता का अधिकार कौन सा है? अब हमारा आर्टिकल अब शुरू होता है, आर्टिकल 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार। तो आर्टिकल 19 क्या कहता है? स्वतंत्रता भाषण एवं अभिव्यक्ति संघ बनाने, सभा करने, भारत भर में भ्रमण करने, भारत के किसी भाग में बसने और स्वतंत्रता पूर्वक कोई भी व्यवसाय करने के लिए आप सब स्वतंत्र हैं। ठीक है, आर्टिकल 20 क्या कहता है? अपराध में अभियुक्त या दंडित व्यक्ति को संरक्षण प्रदान करना। ठीक है, यानी कि अगर अपराधी का जब तक अपराध सिद्ध नहीं हो जाता उसको संरक्षण प्रदान किया जाएगा। उसके बाद आर्टिकल 21 क्या कहता है आपका? अनुच्छेद 21, कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को जीने की स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। अनुच्छेद 21 क आरटीई 2002 86वां संविधान संशोधन शिक्षा मौलिक अधिकार वर्ष 6 से 14 आयु तक मुक्त व अनिवार्य शिक्षा, ये आपको सबको पता है कि राइट टू एजुकेशन है, यानी कि शिक्षा का अधिकार है, और उन 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को अनिवार्य और मुक्त शिक्षा देने का प्रावधान है। उसके बाद आर्टिकल 22 यानी कि अनुच्छेद 22 क्या है कि किसी भी नागरिक की विशेष मामलों में गिरफ्तारी एवं हिरासत से सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, नोट कर क्या करने वाली बात है यहाँ पे कि 93 संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को अनुच्छेद 2011 ए में जोड़ा गया है। ठीक है, उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि आर्टिकल 23 से शुरू होते हैं, अनुच्छेद 23 से शुरू होते हैं। मानव व्यापार, तस्करी और बल प्रयोग द्वारा बेगारी, बंधुआ मजदूरी पर प्रतिबंध। जब भारत आजाद हुआ तब भारत के कई भागों में दास्ता, जिसको हम बंधुआ मजदूरी भी कहते हैं, और बेगार प्रथा चलती थी। जमींदार किसानों से काम करवाते थे परंतु मजदूरी नहीं देते थे। विशेषकर स्त्रियों को पशुओं की तरह खरीदा और बेचा जाता था। तो ये जो है शोषण के विरुद्ध आपको अधिकार देता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का शोषण नहीं कर सकता। ठीक है, उसको बंधुआ मजदूरी या दास्ता बेगारी आदि के व्यवसाय में इस्तेमाल नहीं कर सकता। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 24 अनुच्छेद 24 आपको क्या अधिकार देता है कि खदानों, कारखानों और खतरनाक कामों में बच्चों की मनाही है। उसके बाद आर्टिकल 24 आपको और क्या अधिकार देता है कि आर्टिकल के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी जोखिम वाले काम पर नहीं लगाया जाएगा, जैसे कि खदानों में, कारखानों में। तो ये इसी का इंटीग्रल पार्ट है। उसके बाद आपके जो और अधिकार है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि आर्टिकल 25 से शुरू होता है और आर्टिकल 28 तक है।
आर्टिकल 25 आपको क्या कहता है कि अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने व एवं प्रचार करने, प्रसार करने का अधिकार आपको ये देता है। संगठित इकाई के रूप में धार्मिक तथा परोपकारी कार्य करने वाले संस्थानों को स्थापित करने का ये अधिकार देता है। धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कार्य करने देने के लिए मंजूर नहीं किया जाएगा। क्या बोल रहे हैं हम यहाँ पे कि धर्म प्रचार एवं धार्मिक संप्रदाय की देखरेख के लिए कर कर यानी कि जो टैक्स लगता है देने के लिए कोई भी मंजूर नहीं किया जाएगा। किसी भी सरकारी शिक्षण संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, यानी सरकारी जो भी शिक्षण संस्था है उसमें धर्म की पढ़ाई नहीं हो सकती। इसके लिए अपने निजी संस्थाएं बना सकते हैं, इसका अधिकार संविधान उनको देता है। उसके बाद संस्कृति एवं शिक्षा अधिकार कौन कौन से? आर्टिकल 29 आपको क्या अधिकार देता है? भारत के किसी भी राज्य के नागरिकों को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने की को अधिकार देता है। आर्टिकल 30 आपको क्या अधिकार देता है? इसके अंतर्गत भाषा तथा धार्मिक अल्पसंख्यकों को शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उनके प्रशासन को चलाने का अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है और अनुच्छेद 32 आपको देता है। संविधान के जनक डॉक्टर अंबेडकर ने इस अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा बताया। क्यों? क्योंकि ये अधिकार, ये जो अनुच्छेद है, ये जो आपका मौलिक अधिकार है, ये आपको बाकी सारे अधिकारों की गारंटी देता है एक तरीके से। तो ये आपके संविधान का हृदय और आत्मा है। इसके अंतर्गत न्यायालय कई विशेष आदेश जारी करते हैं जिन्हें रिट कहा जाता है। ठीक है, ये याद रखेंगे आप, जो इस प्रकार से हैं, जो निम्न प्रकार से हैं। ठीक है, वो क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश जिसको मंडामस कहते हैं, और ये आपको ऐसे ही लिखते हुए चलना है, इनका यही नाम होता है, तो ये आपको याद रखना है। प्रतिषेध जिसको प्रोहिबिशन कहते हैं, अधिकार प्रक्षा जो वो कोवेरेंटो होता है, उत्प्रेक्षण जिसको सर्सियोररी कहते हैं। उसके बाद संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये 6 इसके अंदर प्रावधान है जिनके ऊपर न्यायालय कोई भी रिट जारी कर सकता है, कोई भी आदेश दे सकता है। तो ये पूरा का पूरा मौलिक अधिकार है आपका, लेकिन इसके अंतर्गत आप न्यायालय में जाके अपील कर सकते हैं अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है। ठीक है, उसके बाद दक्षिण अफ्रीका का संविधान आपको इसमें देख लेना है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको याद होगा कि भारत की तरह दक्षिण अफ्रीका भी एक औपनिवेशिक राज्य रह चुका है, एक औपनिवेशिक राष्ट्र रह चुका है। तो इसके बारे में आपको समझ लेना जरूरी है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान दिसंबर 1996 में लागू हुआ, जब रंगभेद वाली सरकार हटने के बाद देश गृह युद्ध के खतरे में जूझ रहा था। दक्षिण अफ्रीका के अधिकारों को घोषणा पत्र प्रजातंत्र की आधारशिला है। दक्षिण अफ्रीका के संविधान में सूचीबद्ध जो प्रमुख अधिकार है वो कौन कौन से हैं? गरिमा का अधिकार, निजता का अधिकार, श्रम संबंधी समुचित व्यवहार का अधिकार, स्वस्थ पर्यावरण एवं पर्यावरण संरक्षण का अधिकार, समुचित आवास का अधिकार। ठीक है, उसके बाद क्या है? स्वास्थ्य सुविधाएं, भोजन, पानी और सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, बाल अधिकार, बुनियादी और उच्च शिक्षा का अधिकार, सूचना प्राप्त करने का अधिकार, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई समुदायों का अधिकार। तो ये सारे अधिकार जो है वो दक्षिण अफ्रीका का संविधान उनके नागरिकों को देता है। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से हैं ये आपको देख लेना है। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जिसको भाग 4 में, संविधान के भाग 4 में रखा गया है। स्वतंत्र भारत में सभी नागरिकों में समानता लाने और उस सबका कल्याण करने के लिए मौलिक अधिकारों के अलावा बहुत से नियमों की जरूरत थी। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के तहत ऐसे ही नीतिगत निर्देश सरकारों को दिए गए जिनको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता। याद रखिए, आप अपने मौलिक अधिकारों को चुनौती दे सकते हैं न्यायालय में जाके, लेकिन राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है आपके नीति निर्देश में और मौलिक अधिकारों में। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देश किस प्रकार भिन्न है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट याद रखना है और ये चीजें लिखनी है। परंतु इन्हें लागू करने के लिए सरकार से आग्रह जरूर किया जा सकता है। तो सरकार का दायित्व है कि जिस सीमा तक इन्हें लागू कर सकती है वो करे।
ठीक है। लेकिन इसके लिए आप इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, सरकार को न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। उसके बाद अगला जो मुख्य बिंदु है वो है प्रमुख नीति निर्देश तत्वों की सूची में 3 प्रमुख बातें हैं। वे लक्ष्य और उद्देश्य जो एक समाज के रूप में हमें स्वीकार करने चाहिए। वे अधिकार जो नागरिकों को मौलिक अधिकारों के अलावा मिलने चाहिए। वे नीतियां जिन्हें सरकार को स्वीकार करना चाहिए। तो ये थे हमारे नीति निर्देश। अब नागरिकों के कुछ मौलिक कर्तव्य भी हैं, ठीक है। ये यही महत्वपूर्ण बात है कि इस हमारा संविधान जो है ना, भारतीय संविधान, वो ना सिर्फ आपको अधिकार बल्कि आपके आपके कार्यों के प्रति भी अवगत कराता है। तो ये बेस्ट जो कहते हैं ना, बहुत ही बेहतरीन एक रचना है हमारे संविधान की। तो 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक अधिकारों की सूची अनुच्छेद 51 का समावेश किया गया। इसके अंतर्गत नागरिकों के 10 मौलिक कर्तव्य निम्न हैं, ठीक है। ये ध्यान देना है आपको और इसको लिखते हुए चलना है। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना, राष्ट्रीय रक्षा एवं सेवा के लिए तत्पर रहना, नागरिकों में भाईचारे का निर्माण करना, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा के महत्व को समझने और उसको बनाए रखना, प्रकृति पर्यावरण का संरक्षण करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें और सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाएं और हिंसा से दूर रहें, ठीक है। तो ये हमारे नागरिक मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि व्यक्तिगत ये मौलिक कर्तव्य है, ठीक है, याद रखिए ये मौलिक कर्तव्य है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करना। तो ये कुछ 10 मुख्य हमारे मौलिक जो कर्तव्य हैं जिसके बारे में संविधान हमें अवगत कराता है। उसके बाद है नीति निर्देश और मौलिक अधिकार के संबंध क्या है, ठीक है। आपसे संबंध और दोनों में अंतर, दोनों पे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप संबंध समझिए। दोनों एक दूसरे के पूरक है। पूरक है मतलब एक के बिना दूसरा जो है वो अधूरा है, यानी दोनों एक दूसरे को पूरा करते हैं, पूरक है। जहां मौलिक अधिकार सरकार के कुछ कार्यों पर प्रतिबंध लगाते हैं, वहीं नीति निर्देश तत्व कुछ कार्यों को करने की प्रेरणा भी देते हैं। तो इस प्रकार वो सरकार को दोनों तरह से बाधा और मतलब उसका दायरा भी सीमित करते हैं, साथ ही साथ उसको शक्ति भी प्रदान करते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, वह वहीं पर नीति निर्देश तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। तो ये इस तरीके से संबंध है। उसके बाद अंतर हम देख लेते हैं, नीति निर्देश तथा मौलिक अधिकारों में अंतर क्या है। तो मौलिक अधिकारों को कानूनी सहयोग प्राप्त है, परंतु नीति निर्देशों को कानूनी सहयोग नहीं प्राप्त। अर्थात मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में जा सकते हैं, परंतु नीति निर्देशों के उल्लंघन पर आप न्यायालय में नहीं जा सकते, आपको याद रखना है। मौलिक अधिकारों का संबंध व्यक्तियों और निर्देशक सिद्धांतों का संबंध समाज से है। मौलिक अधिकार प्राप्त किए जा चुके हैं, जबकि नीति निर्देश सिद्धांत अभी लागू नहीं किया गया है, उनको लागू करना है। तो ये फर्क है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या कि संविधान की आवश्यकता। तो संविधान की आवश्यकता हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, ये हमारा का पूरा नीति निर्देशक तत्व और मौलिक अधिकारों में। इसी के साथ हम यहाँ पे क्या बोलते हैं हम इतना बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो उसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा अध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। आई होप आपको पूरा का पूरा अध्याय समझ में आ चुका है। सारे के सारे मुख्य और महत्वपूर्ण बिंदु आपको लिखवाए जा चुके हैं, आपको इस वीडियो में प्रोवाइड कराए जा चुके हैं, ठीक है। साथ ही साथ मैंने आपको ये भी बताया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। और एक बार जैसे ही हम पूरा का पूरा कोर्स आपका पूरा सिलेबस खत्म करते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर की पूरी प्रैक्टिस कराएंगे आपको। क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं और किस तरीके से उनका आंसर लिखना है, ये सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि नए से नए नोटिफिकेशन आपको फटाफट मिलेंगे। इसीलिए आपको
आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा और विदिन 2 सेकेंड आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारे साथ एंड तक जुड़े रहिए, ठीक है? प्रॉफिट आपका है और मेहनत हमारी है, ठीक है? और अगर दोनों मिलते हैं तो बहुत अच्छा करेंगे और आपके बहुत अच्छे नंबर आएँगे और भविष्य में ये चीज़ें आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाली हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू।